जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर के एक और सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, जहां हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। हर एक न्यूज, हर एक खबर आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, यानी पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज क्या कहता है बच्चों, ठीक है, देखिए पहला न्यूज पुलिकेट लेक लेटेस्ट कंसर्न है, मतलब पुलिकेट लेक से जुड़ा हुआ लेटेस्ट कंसर्न के बारे में बताता है। अब देखते हैं कि पुलिकेट लेक क्या है और इससे जुड़े हुए कंसर्न क्या है, यानी कि चिंताएं क्या बनी हुई हैं पुलिकेट लेक की। ठीक है बच्चे, देखिए तो पुलिकेट लेक जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पुलिकेट लेक भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, सेकंड कौन सी है ये? सेकंड लार्जेस्ट, भारत की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है बच्चे, दूसरी खारे पानी की झील है। और पहली कौन सी है? तो आप पहली देखना, ठीक है, चिलिका लेक। ठीक है बच्चे, चिलिका लेक पहली आपकी दिखाई देने वाली। क्लियर पॉइंट? तो चिलिका लेक के बाद दूसरी है। अब चिंता क्या है कि इसमें ना सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है। सिल्टेशन, पुलिकेट लेक में सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है। अब सिल्टेशन का मतलब क्या होता है? सिल्टेशन का मतलब ये है बच्चे कि यहां पे ना मिट्टी और रेत बहुत ज्यादा भर भर के आ रहा है। ठीक है, याद रखना, भर भर के बहुत ज्यादा आ रहा है। अब लेक में जो पानी होगा वो नदियों से आएगा डेफिनेटली, तो नदियों के जो मिट्टी है, नदियों की जो रेत है, वो भर भर के कहां पे आ रही है? पुलिका लेक के अंदर में आ रही है, जिसकी वजह से ना वाटर का लेवल बहुत कम हो गया है। अगर पानी का लेवल कम हो जाएगा तो डेफिनेटली यहां पे मछलियों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी, और मछलियों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी तो मछली पकड़ने वालों के लिए भी समस्या पैदा हो जाएगी। तो जब मछली पकड़ने वालों के लिए समस्या पैदा हुई तो उन्होंने ये कंसर्न दिखाया, चिंता जाहिर की कि साहब कुछ कीजिए इस पुलिकट लेक का, वरना हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो यहीं से शुरुआत होती है पुलिकट लेक की चिंताओं के बारे में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? तो चलिए अब देखते हैं पूरे आर्टिकल में एक एक पॉइंट को। चलिए, तो न्यूज में क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फिशरमैन है उन्होंने डिमांड किया है कि भैया एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे दो पुलिकट लेक से जुड़े हुए, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है। क्लियर पॉइंट बच्चे? अब ये जो इशू है वो एनवायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक रीजन से भी जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली भैया हम एक लेक की बात कर रहे हैं, झील की बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट से तो जुड़ा ही है ना। और सोशियो इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि फिशरमैन की जीविका है, वो रोजी रोटी है वो, तो इस पे ध्यान देना जरूरी था। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं पुलिकेट लेक के बारे में कुछ बातें। पुलिकेट लेक ब्रैकिश वाटर लगून, यानी कि खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है भारत की, और पहली कौन सी है? चिलिका है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए, चिलिका पहली है और ये आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ है। क्लियर पॉइंट? ये रहा आपका, आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के बीच में ये आपका फैलाव किया गया है। क्लियर है? अब देखिए ये एक आइलैंड है। अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये आपका चिलिका लेक है, ठीक है बच्चे, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, तो बीच में आपका एक आइलैंड भी है, यानी कि चिलिका लेक को और बंगाल की खाड़ी को अलग करने वाला एक आइलैंड है, जिसको हम लोग श्रीहरिकोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है ना, वो आपको वो अलग करता है बे ऑफ बंगाल और ये आपका पुलिकट लेक को। और पुलिकट लेक में पानी कहां से जाता है, या फिर श्रीहरिकोटा में पानी कहां से जाता है? तो याद रखना यहां पे, ठीक है, दो नदियां हैं, कलंगी और अरंगी। ठीक है बच्चे, अरनी और कलंगी दो नदियां हैं, जहां इन्हीं का पानी यहां इस लेक में जाता है, झील में जाता है, और श्रीहरिकोटा आइलैंड के ऊपर भी इसी का पानी जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि यही वो साइट है पुलिकट लेक, जिसे 2002 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया था। क्लियर बच्चे? यहाँ पे 2002 में रामसर साइट में भी शामिल इसको किया गया था। ठीक है, याद रखना। तो रामसर साइट में जो शामिल हो जाता है, डेफिनेटली उनकी इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे अपने आप ही बढ़ जाती है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द पुलिकट लेक। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं आगे।
बायोडाइवर्सिटी यानी कि यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्वेटिक लाइफ है। अरे यार, जब सेकंड लार्जेस्ट ही है इंडिया की ब्रैकिश वाटर, तो डेफिनेटली एक्वेटिक लाइफ तो होगी यहाँ पे, यानी कि जलीय जीवन अच्छा खासा है और उनको पोषण भी यहीं से मिलता है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे कौन कौन से सी ग्रास हैं, ठीक है, याद रखना, मड कीपर्स हैं, सी ग्रास, ऑयस्टर रीफ, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और तकरीबन 200 प्लस बर्ड स्पेसीज भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इन बर्ड स्पेसीज की वजह से यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है बच्चे। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है क्योंकि 200 से ज्यादा बर्ड्स यहाँ पे हैं और 132 से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे 132 से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे प्लांट स्पेसीज भी देखने के लिए मिलने वाली हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुलिकट लेक हर तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशियो इकोनॉमिक तरीके से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनवायरमेंट के तरीके से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको संरक्षित रखने की जरूरत है, इसको कंजर्व करके रखने की तो जरूरत है हमें भारत को। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और ये नो डाउट जो मछुआरों का जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, वो भी जेन्युइन ही है भाई, ठीक है। जब पूरा सिल्टेशन हो जाएगा, नदियों की रेत भर जाएगी उस झील के अंदर में, तो मछलियां कहां से पैदा होंगी, और मछलियां जब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगी, मछलियों की संख्या ज्यादा नहीं होगी, तो मछुआरों की रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे उनके कंसर्न को ध्यान में रखने की तो जरूरत है। अगला आता है इंडिया का एक मिसाइल, ठीक है, सेट फॉर हिस्टोरिक टेस्ट। इंडिया का एक मिसाइल है जो अभी तैयार पड़ा है टेस्ट करने के लिए। उस मिसाइल का नाम क्या है? ध्वनि मिसाइल। और ध्वनि मिसाइल क्यों? क्योंकि भाई साहब ये ध्वनि से भी तेज जाएगा, ठीक है, साउंड से भी तेज ट्रेवल करेगा, इसलिए इसको हम लोग ध्वनि मिसाइल के नाम से जानते हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चे। अब देखिए ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल डीआरडीओ ने क्या किया है, ठीक है, डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, इसे याद रखेगा, ठीक है। डीआरडीओ ने क्या किया, यहां पे एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है जिसकी जो स्पीड है ना 5 मैक से ज्यादा है। मैक एक साउंड की स्पीड को नापने का यूनिट है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक है क्योंकि यहां पे जिसकी साउंड 5 मैक से ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है, हाइपरसोनिक। और इसकी जो आपका ध्वनि जो है 5 से 6 मैक के बीच में इसकी चली जाती है स्पीड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। बूस्टिंग आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट कर रहा है। डेफिनेटली हम लोग रक्षा उपकरण ज्यादातर रशिया से खरीदा करते थे और भी बहुत सारे देशों से खरीदा करते थे, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत जो एक संकल्प लिया है उसके तहत हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग बना रहे हैं। प्रचंड बनाया था हम लोगों ने हेलीकॉप्टर, जो बहुत काबिल था, ठीक है, बहुत ही मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के लड़ सकता था। हमने अभी बहुत सारे स्वान ड्रोन बनाए हैं, स्वान ड्रोन जो कि झुंड के झुंड में जाके दुश्मन के एरिया में अटैक करके आ जाते हैं, वो भी रडार में आए बिना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्वनि मिसाइल है उसी तरीके का एक मिसाइल बनाया गया है। तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत में भी देख रहे हैं कि भैया हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम लोग अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को अच्छा खासा इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है क्योंकि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना दिया भाई साहब, 5 से 6 मैक के बीच में जिसकी स्पीड रहने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है ये ध्वनि मिसाइल। ध्वनि साउंड से ही समझ में आ रहा है, ध्वनि से भी तेज चलने वाली मिसाइल को हम लोग ध्वनि मिसाइल का नाम जानते हैं, ठीक है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसकी स्पीड कम से कम हमारी रहने वाली है 5 से 6 मैक के बीच में। क्लियर पॉइंट, 5 से 6 मैक के बीच में स्पीड रहने वाली है और डीआरडीओ ने इसको डिजाइन किया है और ये 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है, ठीक है। ये कहीं पर भी लैंड पर, जमीन पर वार कर सकता है, मैरीटाइम समंदर में वार कर सकता है, या फिर जहां पे भी इसको लगा के छोड़ दो वहां पर ये वार कर देगा। यानी कि आपका जल, थल, वायु, हर जगह की हर सेना इसको इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाइट पर भी जा सकता है, बहुत ज्यादा हाइट मतलब तकरीबन 10,000 से लेकर के 6,000 से लेकर के 8,000 फीट की हाइट तक भी जा सकता है। इतना ज्यादा इसको मजबूत बनाया गया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और इसको डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, दुश्मन का जो रडार है ना इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा दुश्मन का रडार, क्योंकि यहां ये एक आपका स्टील्थ फ्रिगेट बनाया गया, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो दुश्मन के रडार में नहीं आती है, ठीक है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी बनाया गया है, ठीक है। और एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब जो यूं जाके यूं आती है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? यूं जाएगी कुछ ऊपर तक और फिर ऐसे जाएगी, है ना।
तो और ये जो आपका बैलिस्टिक है यूं जाके यूं आती है, याद रखेगा, ठीक है। तो एक तरीके का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो कि रडार के रेंज में नहीं आती है, इसीलिए इसमें स्टील्थ फ्रिगेट नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंडर में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सबसे अभी जो बड़ा एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, ध्वनि मिसाइल की बात कर रहे हैं। 7400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, या फिर यूं कह लो 5 से 6 मैक की इसकी स्पीड रहने वाली है, और 6000 से लेकर 10,000 की हाइट पे, फीट की हाइट पे ये जा सकता है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि यूं जाके यूं आता है, तो इतनी ऊपर जाके आएगा कि दुश्मन का जो रडार है वो यहीं तक रह जाता है, उतने ऊपर उसको देख ही नहीं पाता है दुश्मन का रडार, तो सीधा जाके दुश्मन के एरिया में यहां पे जाके वार करेगा और दुश्मन का रडार यहीं तक कवर कर पाएगा, इस तरीके से। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है, और इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो अगर इस्तेमाल किया जाए किसी मिसाइल में, तो उस मिसाइल को दुश्मन का रडार डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। समझिए इस बात को। तो यहां पे ध्वनि मिसाइल के अंदर ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है भारत ने, और ये करके उसने आत्मनिर्भर भारत का जो एक संकल्प है, एक जो सपना है, एक एम है, मकसद है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है भारत। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड नो डाउट डीआरडीओ ने इसको बनाया है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं अगला, ठीक है। अब देखिए ध्वनि का फीचर्स क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका जो विंग बॉडी है ना, डिजाइन किया गया है, जो पंख होते हैं ना वो, ठीक है, तो 9 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा इसके पंख बनाए गए हैं उस मिसाइल। कोई मिसाइल हो देखना कि हल्का फुल्का इसका पंख होता है, ठीक है। तो 9 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा इसके पंख बनाए गए। क्लियर पॉइंट, ठीक है। हीट जो है, कितना डिग्री टेम्परेचर हीट बर्दाश्त कर सकता है, तो 2000 से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस का हीट बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी आपको यहां पे दिखाई देती है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो दुश्मन के रडार में नहीं आएगा, रिड्यूसेस रडार विजिबिलिटी फॉर सर्वाइवेबिलिटी, सर्वाइवल करने के लिए ये दुश्मन के रडार के रेंज में नहीं आता है, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ध्वनि जो है एक आपका स्ट्रेंथ दे रहा है हमारी डिफेंस सिस्टम को, एक मजबूती दे रहा है हमारे डिफेंस सिस्टम को, और नो डाउट पूरी दुनिया को भी एक मैसेज जा रहा है कि भैया भारत के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, और ये भारत ने खुद ही बनाया है, तो भारत के साथ दुश्मनी नहीं लेना, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान और ये जो अगल बगल की कंट्रीज हैं, चाइना वे ना, उनको एक तरीके से सीधा मैसेज जाता है कि भैया हम लोगों ने भी ये सब कुछ बना लिया है, तो आप लोग टेंशन ना लो, और हमारे पे अटैक करने की सोचना भी नहीं, वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आप लोगों को, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ध्वनि मिसाइल की बात कर रहा था मैं। चलिए अगला आता है, सिंगापुर रिनेम्स आइलैंड एज जुबिन गर्ग आइलैंड आफ्टर एस्मिस लिजिन, यानी कि आसाम के एक सिंगर थे, ठीक है, हमारे आसाम के एक सिंगर थे जुबिन गर्ग के नाम से हम जिनको जानते थे, ठीक है, जुबिन गर्ग के नाम से हम इनको जानते थे। तो जुबिन गर्ग की ना मृत्यु हो गई, ठीक है बच्चे। सेंट जॉन आइलैंड जो सिंगापुर में है, याद रखना, ठीक है, सिंगापुर में एक आइलैंड है, ठीक है, सेंट जॉन, ठीक है, सेंट जॉन्स आइलैंड जो है, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। स्कूब डाइविंग कर रहे थे, तो उसी स्कूब डाइविंग एक्सीडेंट में इनका मृत्यु हो जाती है। तो अभी सिंगापुर ने क्या किया है, ये सेंट जॉन आइलैंड है ना, इसका नाम बदल करके जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया गया है, ठीक है बच्चे, जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया गया है, ठीक है बच्चे। क्या रखना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम शख्सियत जिंदा रहती है तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, और जैसे उनकी मृत्यु होती है तब हम उनके बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही सही, लेकिन जानते हैं। तो जुबिन गर्ग बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे बॉलीवुड में, लेकिन हाँ इनकी जो शख्सियत थी ना बहुत बड़ी थी। इन्होंने एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है मृत्यु के बाद, क्योंकि ये चौथे नंबर पे आ चुके हैं जिनके मैयत में, जिनके शोक सभा में बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, याद रखेगा, ठीक है। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जुबिन गर्ग का नाम दर्ज है, क्योंकि इनका जो शव यात्रा थी उसमें मतलब करोड़ों लोग गए थे, और ये चौथे रैंक पे आते हैं इस तरीके के रिकॉर्ड में। पहले नंबर पे आप देखोगे तो माइकल जैक्सन है, फिर पॉप फ्रांसिस्को है, और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ 2 है, और चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, हमारे जुबिन गर्ग आते हैं। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत को भारत ने खो दिया है। थे तो वो आसाम से, और बेबाक, देखो आसाम है ना केंद्र सरकार के हमेशा ही खिलाफ रहता है, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी गुट बटे हुए हैं जो कि सरकार के खिलाफ हथियार उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो उन हथियार बंदों के खिलाफ भी जुबिन गर्ग ने बहुत ज्यादा
मतलब बोला था, मतलब बोलने के लिए बेबाक जाने जाते हैं, तो उन्हीं की मृत्यु हुई है, इसलिए ये पूरा आर्टिकल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और सिंगापुर ने उनके नाम पे अपने एक आइलैंड का नाम रख दिया है। ठीक है बच्चे, तो याद रखना। तो ये जुबिन गर्ग जो है, ठीक है, कौन है? सिंगर है, कंपोजर है, एक्टर है, स्ट्रॉन्ग राइटर है, और ये बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस में गा चुके हैं, काम कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए इनकी जो लाइफ है ना, ठीक है, 1992 में शुरू होती है। लाइफ का मतलब जन्म नहीं, जन्म की बात नहीं कर रहा, जब इनका पहला एल्बम आता है अनामिका 1992 में आता है। ठीक है, और ये 52 साल के जुबिन गर्ग यहाँ पे फिलहाल थे जब इनकी मृत्यु हो जाती है। और 2006 में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, गैंगस्टर नाम की मूवी थी, जिसमें गाना था या अली रहम अली, ठीक है, यार पे कुर्बान है सभी, तो वो जुबिन गर्ग ही थे, वो गाना लिखा था, कंपोज किया था, सब जुबिन गर्ग ने ही किया था। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत को भारत ने यहाँ पे खो दिया है। अब देखिए इनके इंसिडेंट का बात कर लेते हैं, एक्सीडेंट की बात कर लेते हैं। तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये कहा जाता है कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी, यानी कि वो डूब गए थे पानी में, जिनके सांस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी दम घुटने से। ठीक है बच्चे, अब ये जो जुबिन गर्ग आइलैंड है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि उसी आइलैंड पे इनकी मृत्यु हुई थी। सेंट जॉन आइलैंड का नाम है, ठीक है, सेंट जॉन आइलैंड का नाम है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो जुबिन गर्ग की मृत्यु सेंट जॉन आइलैंड सिंगापुर में हुई, जिसकी वजह से सिंगापुर गवर्नमेंट ने जुबिन गर्ग आइलैंड नाम रख दिया है सेंट जॉन आइलैंड का, और ये ट्रिब्यूट दिया गया है जुबिन गर्ग को सिंगापुर सरकार के द्वारा। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद बात करते हैं, सिंगापुर में ये परफॉर्म करने के लिए गए थे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है सिंगापुर में, वहीं पे ये परफॉर्म करने के लिए गए थे, और ये बदकिस्मती रही कि वो फेस्टिवल इनका आखिरी फेस्टिवल बन गया। इनके जो लेगेसी की बात कर ले, ट्रिब्यूट की बात कर लेते हैं, तो भैया ग्लोबल म्यूजिक कंपनी है इनके, ग्लोबल लेवल पे इनका म्यूजिक चलता है, इनका कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, और जुबिन गर्ग की बात करते हैं तो इनके म्यूजिक को हमेशा सुना जाएगा और याद रखा जाएगा, इनके बेहतरीन म्यूजिक दिया करते थे ये। ठीक है, चले अगला जो आता है आर्टिकल, इंडिया लॉन्चेस फर्मा मेडिटेक इनोवेशन स्कीम। अब देखिए यहां पे इंडिया ने, ठीक है, लॉन्च किया है फर्मा, ठीक है, फर्मा PRIM के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, PRIM के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा, फर्मा रिसर्च एंड इनोवेशन इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, हम लोग इसको जानते हैं PRIM ने प्रिप के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, प्रिप का मतलब फार्मास्यूटिकल। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, तो जो प्रिप स्कीम है ना, वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनविटेशन बुलाया है, भारत सरकार ने इनवाइट किया है बहुत सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो अच्छी खोज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि अपनी उस खोज को हकीकत में बदल पाए, अपनी उस रिसर्च को हकीकत में बदल पाए, उनके पास पैसे नहीं है। तो भारत सरकार ने यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम के तहत उनको इन्वाइट किया है कि आप लोग आओ और हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो न्यूज में क्यों है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट अंडर द प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन फर्मा मेडटेक सेक्टर। यानी कि प्रिप का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रमोशन एंड रिसर्च, PRI, ठीक है, इनोवेशन इन फर्मा मेडटेक सेक्टर। क्लियर पॉइंट। तो प्रिप स्कीम के तहत भारत सरकार इनवाइट कर रही है यंगस्टर्स को, यूथ को, या वो नई कंपनीज को या नए स्टार्टअप्स को जिन्होंने रिसर्च किया है और अच्छा खासा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उनके पास फंड नहीं है, या फिर आगे और रिसर्च करने के लिए फंड नहीं है। तो भारत सरकार ने यह कहा है कि आप लोग परेशान ना हो, टेंशन ना लें, भारत सरकार आपको फंड प्रोवाइड करेगी, भारत सरकार आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी, ताकि आप लोग और ज्यादा रिसर्च कर सको, आप लोग और ज्यादा यहाँ पे इनोवेशंस को बढ़ावा दे सको। क्लियर पॉइंट, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। अब देखते हैं ये जो स्कीम है इसका ओवरव्यू। इसमें देखिए बच्चे 5,000 करोड़ का बजट सेट किया गया है, अप्रूव किया गया है, और इनिशियली स्टार्टिंग लेवल पे, और ये 5,000 खर्च होंगे 300 प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है बच्चे, ये 300 प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे? ये वो लोगों का प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, मैंने कोई मेडिसिन बनाई है और मैं चाहता हूं उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट करना, बट लैक ऑफ फंड है, फंड है ही नहीं मेरे पास, पैसे है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? प्रिप के पास जाऊंगा, प्रिप योजना के तहत जाऊंगा और अप्लाई करूंगा गवर्नमेंट को कि देखिए मैंने ये मेडिसिन बनाई है, ये मशीन बनाई है, ये AC बनाया है, कूलर बनाया है, अलग अलग तरीके का जो कुछ भी मैंने बनाया है, मुझे इसकी डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए। तो प्रिप मुझे क्या करेगा? ठीक है,
फंड दे देगा। हालांकि एसी कूलर वगैरह नहीं, क्योंकि ये तो मेडिकल फील्ड की बात हो रही है, मेडिकल फील्ड में ही मैंने जो इनोवेशन किए हैं उसके लिए मुझे क्या करेगा, ये फंड प्रोवाइड कर देगा। तो इसी तरीके से 300 प्रोजेक्ट्स को अभी 500 करोड़ फंड देने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। 5000 करोड़ फंड देने का अनाउंसमेंट यहाँ पे अभी किया गया है, ठीक है। उसके बाद भी इतना ही नहीं, 11,000 करोड़ और फंड दिया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों ने इनोवेशन कर दिया उसको बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ तो आपको दे रहे हैं, लेकिन और ज्यादा रिसर्च हो और ज्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी तो जरूरत है ना। तो इसके लिए 11,000 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, ताकि नई मेडिसिन आ सकें, नई जो आपका कॉम्प्लेक्स जेनेरिक मेडिसिन वो होती हैं जो कि आयुर्वेद वगैरह का इस्तेमाल करके बनाते हैं, जो सरकार बहुत ही सस्ते सस्ते दामों पे देती है, ठीक है। यानी जनरल लोगों के लिए सस्ती सस्ती मेडिसिन बनाई जाती है, लेकिन याद रखिए क्वालिटी वही रहती है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में क्या होता है, जो दवाई आपकी 20-25 पैसे में जो दवाई आपकी बन के तैयार हो जाती है, उसी दवाई को प्राइवेट सेक्टर में बेचा जाता है 50 रुपए की। इतना ज्यादा मार्जिन होता है, क्योंकि दवाइयां बनती किस चीज से यार, घास फूस से तो बनती हैं, जड़ी बूटियों से तो बनती हैं डेफिनेटली। तो जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयां सस्ती होती हैं, उनकी कॉस्ट आती 20-30 पैसे के आसपास है, लेकिन 50-60 रुपए का बेचा जाता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन भी लेके आ जाती है कि जेनेरिक मेडिसिन आप लोगों को 1-1.5 रुपए में मिल जाती है, वही 50-60 रुपए में मिलने वाली दवाइयों को 1-2 रुपए में यहाँ पे जेनरिक शॉप दे देती है, जो कि गवर्नमेंट की शॉप रहती है। आप लोग देखना प्रधानमंत्री औषधालय लिखा रहता है, वहां पे आप जाओ, कोई भी मेडिसिन लो जेनरिक, वो आपको सेम क्वालिटी की मिलेगी और बहुत ही कम रेट पे मिलेगी। तो इस तरीके के जितने भी इनोवेशंस हैं मेडिकल फील्ड में, उनको प्रमोट करने के लिए प्रिप को शुरू किया गया था। क्लियर पॉइंट। अब इसका मेन मकसद क्या है कि जो इंडिया का फर्मा मेडटेक सेक्टर है, इंडिया का जो फर्मा मेडटेक सेंटर है, ठीक है, उसको कॉम्पिटिटिव बनाना और इनोवेटिव ड्राइवन बनाना। यानी कि कंपटीशन का मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव का मतलब पूरी दुनिया में जिसका नाम हो सके, इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग पूरी दुनिया में कंपटीशन कर सके, इतना ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजी जो है मेडिकल फील्ड में इंप्रूव हो जाए और नए नए इनोवेशन हम लोग लेके आए, इसलिए हम इसको इनोवेशन ड्रिवन के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखें अगला, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 5,000 करोड़ 11,000 करोड़ ये अलॉट किए गए हैं, अप्रूव किए गए, लेकिन जो अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स होंगे, जो इनिशियल स्टार्टिंग वाले होंगे, ठीक है, उनको 9 करोड़ दिया जाएगा एमएसएमएस के लिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको 9 करोड़ पैसे दिए जाएंगे इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पे, ठीक है बच्चे। और जो स्टार्टअप्स होंगे उनको 5-5 करोड़ का यहाँ पे दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि टोटल 9 करोड़ है भाई, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरा एमएसएमई में आता हूं, माइक्रो में आता हूं, या फिर स्मॉल में आता हूं, या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस में आता हूं, तो मुझे 9 करोड़ रुपए यहां पे मिलेगा। जो मेरी कंपनी चल रही है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो सरकार मुझे 9 करोड़ रुपए दे देगी, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टअप्स है उसको सरकार 5 करोड़ तक देगी, 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ तक दे सकती है, मैक्सिमम 5 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो आगे चल के वही प्रोजेक्ट जब आपके बड़े हो जाते हैं, तो यहां पे 285 करोड़ तक का आपको हेल्प मिलती है, ठीक है, याद रखना। और कितने मिलेगी, ठीक है, एक बंदे को कितना मिलेगी, 100 करोड़ तक का मिलेगा। यानी कि आपका 30 से 50% का जो भी खर्चा आएगा वो आपको सरकार दे देगी, और वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ तक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 30 से 35%, 30 से जो आपका 35 से 50% ही 500 करोड़ का हो गया, नहीं, मैक्सिमम आपको 100 करोड़ का ही यहाँ पे फंड मिलेगा, 100 करोड़ का ही आपको रिसर्च दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट, मैक्सिमम आपको यही मिलेगा, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इनोवेशन को प्रायोरिटी देने वाला है, यानी कि नए नए खोज छानबीन रिसर्च वगैरह को प्रायोरिटी देने वाला है, ठीक है बच्चे। ये अगले हम लोग डिजीजेस के बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है, एएमआर वैक्सीन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में। यानी कि जो भी रिसर्च आप मेडिकल फील्ड में करना चाहते हो उसके लिए आपको फंड कौन प्रोवाइड करने वाला है, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करने वाली है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक देखिए, मेडिकल सेक्टर में जरूरी था भी कि हम लोग अलग अलग स्कीम्स के तहत काम करें, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट अगर फंड नहीं प्रोवाइड करेगी तो इनोवेशंस कहां से आएंगे, नवाचार कहां से आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी को हम लोग कहां से डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक अच्छा स्कीम है कि हाँ ठीक है भैया, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप करते रहो, आप करो जो आपको करना है वो आप करते रहो, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा है, ठीक है, जो हमें प्रिप के नाम से जानते हैं। चलिए अगला आता है यहाँ पे डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, यानी कि हीरा अग्रदाय प्राधिकरण योजना। अब देखिए डायमंड इंप्रेस्ड हॉरिजन ऑथराइजेशन स्कीम है क्या, ठीक है। देखिए ये डायमंड से रिलेटेड है, और डायमंड जो हीरा है, भारत 18.3% टोटल
18.3% जो डायमंड है ना, भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, याद रखना, पूरी दुनिया का 18.3% अकेला ही एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है ना कम हो गया है, 16 पॉइंट समथिंग हो गया है, कुछ 16 पॉइंट समथिंग % हो गया है। तो जो एक्सपोर्ट भारत एक्सपोर्ट हीरे का कम हो गया है, उस हीरे के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया है, डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम शुरू किया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे याद रखिएगा। तो अभी न्यूज में क्यों है कि द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ने डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम शुरू किया है, ताकि इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस डायमंड सेक्टर में बढ़ सके। यानी कि इंडिया का जो योगदान है डायमंड सेक्टर में दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, अभी 18% था जो घट करके 16 पॉइंट समथिंग % हो चुका है, तो इसको और ज्यादा आगे सॉरी, तो और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए यहां पे ये स्कीम को शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इस स्कीम में है क्या क्या। अब देखिए ये जो स्कीम है ना, डायमंड इंप्रेस ऑथराइजेशन, जस्ट अ मिनट बच्चों, सॉरी, और जुकाम है। चलिए, ओके, देखिए तो ये जो डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम है, इसमें क्या क्या किया जाएगा, इंपोर्ट कर दिया जाएगा ड्यूटी फ्री। यानी कि जो डायमंड हमारे देश में आ रहा है, इंडिया में एंट्री कर रहा है, उसके इंपोर्ट पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दो उसको तो भाई साहब। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और किस पे करो, ठीक है, ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश्ड डायमंड बिलो 25 सेंट्स। यानी कि वो डायमंड जिनका कैरेट 1/4 कैरेट है, ठीक है, कैरेट जिनका क्वालिटी आपको पता है, गोल्ड वगैरह सब कैरेट में नापा जाता है, तो 1/4 कैरेट जिसका क्वालिटी है, उन डायमंड्स की इंपोर्ट के ऊपर यहां पे क्या कर दिया गया है, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी हटा दिया गया है। अब सर जब डायमंड के इंपोर्ट पे ड्यूटी हटा दिया जाएगा तो इससे एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। देखिए, जब डायमंड आता है ना तो रॉ होता है, कच्चा होता है भारत के अंदर में। ठीक है, और भारत जब कच्चा डायमंड खरीदेगा तो उसको प्रोसेस करेगा, उसकी वैल्यू ऐड कर देगा। इतना बड़ा डायमंड आया, उसकी 25 अंगूठियां बना देगा। ठीक है, वो 1 करोड़ का लेके आया था और 25 अंगूठियां 25 करोड़ का बेचेगा, यानी 24 करोड़ का वैल्यू उसने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग कच्चा डायमंड लेके आते हैं, रॉ डायमंड लेके आते हैं, उसको प्रोसेस करके मार्केट में दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इंपोर्ट हटा देंगे, इंपोर्ट हटाने से क्या हो जाता है, डायमंड सस्ता हो जाएगा। जैसे मान लो कि 100 रुपए का डायमंड आ रहा था अमेरिका से, ठीक है, और 10 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो भारत के अंदर वो डायमंड 110 रुपए का पड़ जाएगा, है ना, महंगा पड़ता था। तो सरकार ने अगर वो 10 रुपए हटा दिए, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, तो वो डायमंड अब भारत में 100 रुपए का पड़ेगा। 100 रुपए का पड़ेगा तो जो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा, और जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो डायमंड और ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा प्रोसेस करके और ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा भारत के अंदर में आएगा, क्योंकि वैल्यू ऐड करके पैसा भारत में आता है। ठीक है, ना कि वैल्यू कम करके जाता है। 100 रुपए का डायमंड है तो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम प्रोसेस करके बेचेंगे, ठीक है, हीरे की अंगूठी बना के बेचेंगे, तो डेफिनेटली यहां पे हीरे की अंगूठी ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि वो प्रोसेस की हुई है। तो वैल्यू ऐड करके हम लोग मार्केट में बेचेंगे तो हमें पैसा ज्यादा मिलता है। तो इसलिए यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंडेट 10% वैल्यू एडिशन तो होना ही चाहिए। यानी कि अगर आप लोग 100 रुपए का कोई डायमंड खरीद रहे हो, तो जब बेचोगे ना तो कम से कम 110 रुपए का तो बेचना ही, 10% का तो वैल्यू एडिशन होना ही चाहिए। वरना भैया हम इंपोर्ट ड्यूटी क्यों हटाएंगे, हम इसीलिए हटा रहे हैं ना, क्योंकि भैया एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, तो कम से कम 10% तो एक्सपोर्ट बढ़ना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस होना चाहिए। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसका कम से कम साल का टर्नओवर 15 मिलियन यूएसडी डॉलर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार में बांटा गया, और ये बिजनेस के आधार पर बांटा गया। जो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है उसको 5 स्टार, थोड़ा कम बिजनेस कर रहा है 3 स्टार, थोड़ा कम बिजनेस कर रहा है 2 स्टार। तो ये 2 स्टार के अंडर में आना चाहिए। यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ उसी कंपनी की फ्री होगी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, और कितना कर रहा है, यानी टर्नओवर कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिला के 15 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, 15 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसे ये रियायत दी जाएगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे याद रखना। और ये हम लोगों ने
क्यों, हमें आइडिया कहां से आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जैसे कि बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, ये सब लोकल लोगों पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा चुके हैं ताकि वहां के लोकल लोग इंपोर्ट करें डायमंड और उसको प्रोसेस करके अच्छे पैसे में दोबारा से एक्सपोर्ट कर सके। तो ये आइडिया भारत ने वहीं से अपनाया हुआ है। अब इससे क्या होगा, एमएसएमई जो होंगी वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगी, क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही, तो डेफिनेटली मैं ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा तो प्रोसेस ज्यादा करूंगा, वैल्यू एडिशन ज्यादा करके मैं फॉरेन में बेचूंगा, तो मुझे ज्यादा पैसे यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे, तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी भारत ने क्या किया है, डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम लॉन्च किया है, जिसपे डायमंड के इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। पहले जैसे हम लोग 100 रुपए का डायमंड लेके आते थे तो उससे 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, और अभी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया गया है तो ये 120 रुपए का डायमंड आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 12-13 लोगों को नौकरी मिलेगी, ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमको ज्यादा एक्सपोर्ट करना है तो, और उसमें ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो हमारा डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी सस्टेन करेगा, जीवित रहेगा, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा, और डायमंड का जो एक मार्केट है ग्लोबल लेवल पे, वो इंडिया जो अपना मुकाम कम हो चुका है इंडिया का, वो दोबारा से वही मुकाम भारत हासिल कर सकेगा, ठीक है बच्चे। तो ये ओवरऑल जो आपका एक आर्टिकल था, ठीक है, डायमंड के मार्केट से रिलेटेड। अगला आता है एजेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ERP, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा कि आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर तो रहे हो, यानी कि आप धार्मिक प्रथाएं कर तो रहे हो, लेकिन उससे किसी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। अब देखिए बॉम्बे में क्या हो रहा था, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, खूब जोर जोर से बज रहे हैं लाउड स्पीकर। अरे यार लाउड स्पीकर, और आप क्या बोल रहे हो, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 25 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, क्या बोलता है, राइट टू रिलीजन, ठीक है, राइट टू रिलीजन यानी धर्म का अधिकार, है ना, राइट टू रिलीजन देता है, हमें धार्मिक अधिकार देता है कि भैया हम अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, अपने धर्म का मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बढ़ाने के लिए धर्म को किसी के कान नहीं फाड़ दोगे, समझे आप, यहाँ पे किसी के आप कान नहीं फाड़ दोगे, किसी के आप ऐसा नहीं उसके घर के पास खूब भोंपू लगा लगा के चिल्ला रहे हो ताकि उसको वो बेचारा मेंटली परेशान हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने, बॉम्बे के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि देखो जो आपका लाउड स्पीकर है ना, इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि जो लाउड स्पीकर आप लोग इतने बड़े बड़े पैमाने पे बजाते हो जो, तो ये आपका एसेंशियल फॉर द रिलीजन नहीं है, यानी कि आपके धर्म के लिए जरूरी हिस्सा नहीं है, धर्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी हिस्सा नहीं है, यानी कि एक एसेंशियल नहीं है, याद रखना, ठीक है। और डायरेक्ट किया किसने, हाई कोर्ट ने डायरेक्टेड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हिदायत दी हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कि भाई साहब कंट्रोल करो नॉइस पोल्यूशन, जो आपका इन भोंपुओं की वजह से, लाउड स्पीकर्स की वजह से साउंड बढ़ रहा है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। रिलीजियस प्लेसेस पे जो शादी ब्याह हो रहे हैं, जहां पे कोई धर्म का जरूरत नहीं है भाई साहब, कोई धर्म का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अच्छा खासा भजन बजा सकते हो, अच्छा खासा आप लोग नारे लगा सकते हो, लेकिन आप लोग क्या भोंपू लगा लगा के पूरी दुनिया को सुनाते हो, ठीक है, ये आपका गलत बात है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने साफ यहाँ पे डिसीजन दे दिया है, याद रखना, ठीक है, एजेंशियल होना चाहिए, ठीक है, एजेंशियल होना चाहिए, याद रखना, ठीक है, एजेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन होना चाहिए। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये बात यहाँ तो ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि राइट टू रिलीजन तो है, यानी कि आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, आप अपने रिलीजन के लिए अपना डिसीजन ले सकते हो, आपको अधिकार देता है राइट टू रिलीजन, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई साहब देखो, आप वही रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपना सकते हो जो कि
कोई नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को। कहीं पता चल रहा बगल में भोंपू बजा बजा के मानसिक संतुलन खराब कर रहे हो आप पड़ोसियों का, या फिर ये पता चल रहा है लाउड स्पीकर बजा बजा कर पूरे शहर में ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो, भाई नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दिया है महाराष्ट्र सरकार को कि भाई साहब जल्दी से कंट्रोल करो इन सारे नॉइस पोल्यूशन को, सारे भोंपुओं को बंद करो, और जितने भी ट्रक है ना बड़े बड़े लाउड बजा के जाते हैं, भैया सरकारी लोग खटिया झाड़ा लगे यार, सब बंद करो इन सब गानों को, ताकि नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है बच्चे, तो ये एजेंशियल पार्ट जितना है उतना तो अलाउ किया जाएगा कि पूजा पाठ करो, घंटी वंटी बजाओ, नो डाउट भजन बजाओ, लेकिन बहुत ज्यादा चिल्लाओ मत, भोंपू मत लगाओ, लाउड स्पीकर मत लगाओ, ऐसा बताया गया। क्लियर पॉइंट। तो ऑब्जर्व ने यहां पे क्या किया, सॉरी कोर्ट ने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया है ये देखते हैं। क्योंकि कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, लाउड स्पीकर जो है आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 25, यानी कि जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 25 है हमारे संविधान का, ये कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आप धर्म को बढ़ा सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, लेकिन आपको भोपू बजाने का अधिकार नहीं देता है हमारे संविधान का आर्टिकल 25। यह हमारा फंडामेंटल प्रैक्टिसेस नहीं है, तो आप भोपू नहीं बजा सकते क्योंकि यहां से ध्वनि प्रदूषण होता है, ऐसा यहां पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कहता है। ठीक है, तो अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर कोई इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करता है, तो इस तरीके के रूल रेगुलेशन को कोई खराब करता है तो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो गवर्नमेंट ने भी उसके बाद डायरेक्शंस दिए हैं बहुत सारे कि भाई साहब लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है उनको रेगुलेट किया जाए, यानी कि उनके साउंड को कम किया जाए, कम साउंड में आप उसको बजा सकते हो। ठीक है, तो साउंड की जो लिमिटेशन है ना वो कम कर दी गई है कि आप इतना इतना ही साउंड बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए साउंड की जो लिमिट है वो कितनी की गई है, लीगल नॉइस लिमिट जो है, ठीक है, हमारे पास नॉइस रूल्स 2000 के अनुसार जो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे जहां पे लोग रहते हैं, उन एरियाज में सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक 55 डेसिबल का ही आप साउंड इस्तेमाल कर सकते हो। डेसिबल साउंड को मेजर करने का एक यूनिट होता है, तो आप यहाँ पे सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक 55 डेसिबल ही साउंड इस्तेमाल कर सकते हो, और रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक 45 डेसिबल का ही आप साउंड इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे उससे ज्यादा आप साउंड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ऐसा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा साउंड को आपको नहीं इस्तेमाल करना है, उतना इस्तेमाल करना है जितना कि आपके धर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, ईआरपी डॉक्ट्रिन के लिए की जजमेंट्स अगर पास्ट पे नजर डाले तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार ऐसे कदम उठाया या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जजमेंट की बात कर लेते हैं। जो 1954 में आपका शिरूर मुत्त केस जो था उसमें कहा गया था, रिलीजन डिसाइडेड इट्स एजेंशियल प्रैक्टिसेस, धर्म लिख के दे, पहले बताया कि भैया ये जरूरियात हमारे प्रथाएं हैं, ये तो हम लोग फॉलो करेंगे, तो कोर्ट उसके हिसाब से डिसीजन देगा कि ये प्रथा आप नहीं कर सकते हो, ये प्रथा आप कर सकते हो। आप बताओ तो सही कि आपकी कौन कौन सी प्रथा, आप कुछ भी करने लग जाते हो, पूछे तो बोलते हो कि ये तो हमारी धर्म की प्रथा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने साफ कह रखा है कि भाई साहब अपनी जितनी भी प्रथाएं हैं आप पहले बताओ कि आपके धर्म के लिए एसेंशियल पार्ट है, तब हम उसको अलाउ करेंगे परफॉर्म करना। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे केस 1997 में। ठीक है, काशी विश्वनाथ केस की बात कर लेते हैं। यहां पर भी सरकार ने यही कहा था कि आप अपने धर्म को लेकर के जितनी भी प्रथाएं हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज आपको पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, 2004 में ठीक है अनंदा मरगा केस की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि वही प्रैक्टिसेस आप लोग अपने धर्म में अपनाओगे जिनकी क्वालिटी हमारे सोसाइटी को खराब नहीं कर रही हो। ठीक है, जिसकी क्वालिटी हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी साबित हो रही हो वही करोगे, जो नुकसान दे रही हो सोसाइटी को वो सारी प्रथाएं आपको बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, 2017 की बात कर लेते हैं। तो शायरा बानो केस कह रहा है ट्रिपल तलाक वाला। ठीक है, ट्रिपल तलाक धर्म की बात कर रहा था। ठीक है, अभी देखिए 2017 में जो शायरा बानो का जो केस आ रहा था वो ट्रिपल तलाक की बात कर रहा था। तो जो ट्रिपल तलाक को इस्लाम बोल रहा था कि भाई हमारे धर्म में है, तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला, नहीं भाई कोई धर्म वरम नहीं है, यहाँ पे हटाओ। ठीक है, ये किसी औरत की डिग्निटी का, राइट टू लिव विद डिग्निटी है ना, आर्टिकल 21 हमारा दिया गया है, तो किसी औरत की डिग्निटी का, आत्मसम्मान को काफी ज्यादा ठेस पहुंच रही है, तो आप यहाँ पे अपने धर्म के नाम पे ट्रिपल तलाक नहीं थोप सकते हो। तो ट्रिपल तलाक को यहाँ पे हटा दिया गया था। तो क्या बोला जाए, बैलेंस बना के रखो ना रिलीजियस फ्रीडम में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 25 उसमें आप बैलेंस बना कर रखो, आप मिसयूज मत करो, यानी कि वो सारे प्रथाओं मत लागू करो अपने धर्म के आड़ में, जिन सारी प्रथाओं को हम लोग जिन सारी प्रथाओं से सोसाइटी का नुकसान
होता है। ठीक है, अगला इंडिजिनस मॉडल, स्वदेशी एआई का मॉडल। एआई का मॉडल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और कौन सा? भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत का एआई। ठीक है, न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो खुद का एक सेफ, सिक्योर और अफोर्डेबल इंडिजिनस स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च करेगा। क्या करने के लिए? टू बूस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। यानी कि हम देखो एआई के लिए चैट जीपीटी वगैरह पे डिपेंड है ना, तो उन फॉरेन डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भारत ने अनाउंस किया कि हम खुद का ही एक एआई बनाएंगे, खुद का ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, जो कि स्वदेशी हमारा रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है उसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, बैक्ड बाय 18,693 GPUs सरपासिंग ग्लोबल बेंचमार्क लाइक जीपीटी एंड डीपसीक। यहां पे देखिए एक बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज का, तो यहां पे एक जो बेंचमार्क डिसाइड किया गया है, ठीक है, 18,693 GPUs का, उससे ज्यादा बेहतर हम लोग यहां पे क्या बनाने वाले हैं? एआई बनाएंगे। क्लियर पॉइंट। और ये एआई जो होगा कंप्यूट एक्सेस अंडर 100 रुपीज पर आवर। ठीक है, अब 40% गवर्नमेंट सब्सिडी, और ये 40% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी जब ये एआई आपका डेवलप हो जाएगा, ताकि हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये 22 लैंग्वेजेस हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो ये एआई 22 लैंग्वेजेस में काम करेगा और फेयरनेस दिखाएगा, और ये इंक्लूसिविटी दिखाएगा। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है? सामाजिक जो विकास, जो कि सभी को लेकर के चले, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये ब्याज फ्री होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करेगा, जो कि इंडिया डेवलप करने वाला। ठीक है, ये एआई जो सेफ होगा हमारा, और ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे जो कि एआई की हेल्प से भी होगा और एआई को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। तो यहां पे आप 8 ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। एआई एथिकल का मतलब क्या होता है? उस एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है, या उस एआई को गलत तरीके से डेवलप ना किया गया हो। तो यहाँ पे 8 ऐसे एआई एथिक्स, प्रिवेसी और गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि भारत बनाने जा रहा है, जिनकी मदद से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नीड और इंपैक्ट क्या होगा? ये डेटा सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे, बचाएगा। क्यों? हमारा एआई है भाई, तो हमारा डेटा फॉरेन में नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे लोकल इंटरेस्ट को बचाएगा। जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान वगैरह है, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी हेल्प करेगा। ठीक है, स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा। आप देखना आज की डेट में जितना भी हम लोग एआई वगैरह की बात करते हैं ना, तो हम लोग एआई की हेल्प से हर एक फील्ड में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे मेडिकल हो, फार्मिंग हो, तो ये हर एक सेक्टर को यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए बैक्ड बाय 10,372 करोड़ इंडिया एआई मिशन, यानी कि हम यहाँ पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? 10,372 करोड़ का पैसा खर्च करने वाले हैं, और हम यहाँ पे ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं एआई की फील्ड में। ठीक है, विद एथिकल, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव इनोवेशन, यानी एथिक्स के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्लोबल लेवल पे जाना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाने का डिसाइड किया है, यहाँ पे सोचा हुआ है। ठीक है, डिसीजन ले चुका है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे। इसी तरीके से कल भी मिलेंगे आपके लिए, और कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।